नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। इसमें चल रही है अभी कहानी मेरे उपन्यास बड़ा बाबू पर आधारित ये वीडियो सीरीज अत श्री नवल नारायण कथा और आज इसका 27वां अंक। आपको याद होगा पिछले अंक में कहानी कहां पे हमने छोड़ा है कहानी को। नवल नारायण दत्त बाबू की एक चिट्ठी पा करके गदाईपुर पहुंच चुके हैं और इधर नवल नारायण की माया अपना नसबंदी ऑपरेशन कराने अपने सभी बच्चों को छोड़ के इस भरोसे कि वो पड़ोसी से हेल्प मांग लेंगे, पड़ोसन से हॉस्पिटल में भर्ती है। माया का ऑपरेशन हो जाता है नसबंदी का। उसे देखने के लिए जब पड़ोस में जो मुस्लिम परिवार था वो माया के तीनों बच्चों को लेकर के पहुंचती हैं और जब माया से सवाल जवाब होता है तो माया पूरी बेशर्मी से कहती है तीनों बच्चों को छोड़ के आए थे तो हमें पता था कि सबसे छोटा वाला कुएं तक पहुंचेगा ही नहीं, दूसरा वाला अरनौआ वो बहुत डरता है, वो कुएं के पास जाएगा ही नहीं। और मदद मांगने के लिए हमने ये अपने सबसे बड़े वाले को कहा था जो 5 साल का बच्चा है। तो गिरने की संभावनाएं कुएं में अगर बनती भी थी मदद मांगने के क्रम में झुक करके तो उसी की बनती थी, सब के सब थोड़ी डूब जाते, हमें पता था। तो इस पे जब वो कहती हैं कि अल्लाह से डरो बेगम, तो माया उस पे भी बेशर्मी करती है। और माया 1 रुपये देती है अपने तीनों बच्चों को, कहती है मुझे तो अभी घर आने में 3-4 दिन समय लगेगा और अभी नवल नारायण भी कब लौटेंगे ये भी पता नहीं है, तो तुम लोग जैसे चाची के यहाँ रह रहे हो वैसे ही रहो। तो वो जो पड़ोसन गई थी वो दुखी मन से कि ये अच्छी महिला नहीं है, ये अच्छे लोग नहीं है। हालांकि अभी तक उनको ये नहीं पता है कि नवल नारायण कहाँ गए हैं। नवल नारायण के प्रति उनके मन में अच्छे ख्यालात हैं कि नवल नारायण घर में पिता की बीमारी की खबर सुनकर के शायद इमरजेंसी कह के गए हैं। तो सबको यही पता है कि वहां नवल नारायण जी के पिताजी इमरजेंसी में हैं। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया कहते हैं कि ये नवल नारायण का बहाना यहाँ काम कर गया था। मैं बोला जनार्दन चाचा और संजय भैया, नवल नारायण ऐसे ही कैटेगरी का इंसान है जो हर जगह कुछ ऐसे बहाने बनाएगा हर काम के पीछे जिससे लोग प्रभावित हो जाएं, जिससे लोग उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखें, जिससे उसके प्रति सहानुभूति मन में लोगों के जगा रहे। नवल नारायण जी कितने परेशान हैं, कितने सामाजिक व्यक्ति हैं। अब पिताजी का बहाना नहीं बनाते, पिताजी के बीमारी का, तो नवल नारायण जी का समाज में अच्छा इमेज कैसे बनता, समाज में चेहरा अच्छा कैसे कहा जाता। अब असल में तो गए थे नवल नारायण किस्त देने और दत्त बाबू ने चिट्ठी लिखी थी कि किस्त भी अपना निपटा के जाएंगे, इन लोगों से अपना समस्या भी सेटल करेंगे। और दत्त बाबू की समस्या थी कि दत्त बाबू का जो दूसरा बेटा है वीरेंद्र बिल्लू, उसकी पत्नी, अब उसका गर्भावस्था का समय चल रहा है। अब लगातार 6 दिन इंजेक्शन दिलवाने हैं। दत्त बाबू को समझ नहीं आया 6 दिन रोज अरवल लेके कौन जाएगा। बिल्लू वीरेंद्र तो अभी चला गया है ट्रेनिंग करने। अब वो नौकरी के दौरान ही बिल्लू को फिर से एक ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था। तो दत्त बाबू परेशान थे, तो दत्त बाबू ने अपनी परेशानी का समाधान ढूंढ लिया कि नवला को बुला लेते हैं, वो जो इंजेक्शन देना है 6 दिन वो काम भी पूरा कर जाएगा और साथ में अपना किस्त भी सेटल कर जाएगा।
और नवल नारायण के मन में पहले से ही अपने भाई के पत्नी के प्रति थोड़ी आसक्ति थी। नवल नारायण ने देखा ये बहुत ही अच्छा अवसर है, जब बाबूजी ने बुलाया है हमें घर में, और पूरे समाज में हमारी ये भी जो बदनामी फैली है कि हमको बाबूजी ने घर से निकाल दिया, तो इससे भी हम बच जाएंगे। लोगों को ये समझ आ जाएगा कि नहीं, बाबूजी तो चिट्ठी लिख करके नवल को फिर बुलाते भी हैं, तो ये जो दाग लगा है वो दाग से भी मिट जाएगा हर जगह से। और नवल नारायण के मन में सबसे ज्यादा उत्साह था कि अपने छोटे भाई की पत्नी की सेवा करने के लिए अवसर मिल रहा है, सेवा करेंगे तो मेवा खाएंगे। तो जनार्दन चाचा बोले ये मेवा खाने वाला आदत नवल नारायण का बहुत गलत है। मैंने बोला बहुत गलत है जनार्दन चाचा, लेकिन नवल नारायण अपने इसी आदत से बाज कभी नहीं आए। पूरी जिंदगी में नवल नारायण के लिए कोई रिश्ता महत्व नहीं रखता। नवल नारायण के लिए एक औरत सिर्फ एक औरत है, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, और नवल नारायण की नजर हर स्त्री पर दुनिया के, चाहे वो किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो, बुरी ही रही है। संजय भैया बोले इसीलिए आप शुरू में जब कहे थे ना कि नवल नारायण बहुत बड़का चरित्रहीन है, जब आप शब्द कहे थे भणवा, तो हमको उस पर भी एतराज हुआ था, लेकिन अब लग रहा है कि आपका चयन शब्दों का सही था रंजन बाबू। मैं बोला आगे अभी और भी समझ आएगा, नवल नारायण के और भी रिश्ते अभी सामने आपको जब बताऊंगा, पूरी कहानी खत्म होगी। मैंने तो वो शब्द का प्रयोग उसके बाद किया है संजय भैया, जब मैं इन सब कथाओं को जानता हूं। आपने अभी कथाओं को जानना शुरू किया है। तो नवल नारायण किस किस रिश्ते में कहां कहां किस किस तरह से पेश हुआ है, मैं अब आपको ये कथा जब बता रहा हूं, तब आपको समझ में आएगा कि मेरे शब्दों का चयन कहां, कितना और कैसे सही था और कैसे नहीं था। संजय भैया कहते हैं बिल्कुल ठीक समझ आ रहा है रंजन बाबू। तो आगे का कहानियां बताइए कि आगे का होता है। बोला नवल नारायण 6 दिन में 6 इंजेक्शन लगा देते हैं, और कांति के चेहरे की कांति देख करके नवल नारायण खुद को लुटा देते हैं। अब नवल नारायण खूब देखभाल कर रहे हैं, तो इससे जो नवल नारायण के भाई वीरेंद्र की पत्नी हुई, बिल्लू की पत्नी हुई कांति, कांति के चेहरे पर भी कांति आ जाती है। नवल नारायण की गाड़ी अब एक तरह से संक्षेप में कहिए तो यहां भी चल निकली है, और नवल नारायण खूब खुश है कि मित्तल प्रसाद के झगड़ा होने के बाद मित्तल प्रसाद की पत्नी को इसीलिए वो ज्यादा लगाव रखते थे। तब उनको समझ आ गया कि मित्तल प्रसाद की पत्नी से ज्यादा सुंदर हमें घर में ही मिल गई है। चंचल हिरनी सी आंखें, भोला चेहरा। नवल नारायण को फिसलने के लिए इतना ही काफी था। तो नवल नारायण 6 दिन वहां जो इंजेक्शन देने के लिए रुकते हैं गदाईपुर में। अब नवल नारायण को मन कर रहा है कि और भी रहे, 2-4 दिन एक्स्ट्रा रह जाते हैं, ये सोच करके कि अब तो यहां गाड़ी चल पड़ी है। अब उनको क्या चिंता है कि वहां कुर्था में किसे छोड़ा है। शुरुआत के 2-3 दिन लगे नवल नारायण को अपनी अच्छी खासी गाड़ी चलाने में, थोड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब कांति के चेहरे पर भी मेरे नाम से कांति आने लगी है, और कांति देवी ने नवल नारायण की सेवा को स्वीकार लिया, नवल नारायण की गाड़ी वहां भी चल पड़ी। तो जब घर में ही अवैध संबंध बनाने के लिए नवल नारायण को कुछ मिल जाए, तो अब बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है। तब मित्तल प्रसाद जिनका स्वभाव बड़ा शीतल है, अब नवल नारायण के लिए वो मित्तल प्रसाद की पत्नी को भुलाना आसान हो गया। तो दत्त बाबू याद दिलाते हैं वहां घर छोड़ करके आए हो नवल, क्योंकि दत्त बाबू देखते हैं दिन भर घर ही में घुसल रहता है, और घूम फिर करके जा करके वही हमारे बहू के कमरे में ही बैठा रहता है। अब तो इंजेक्शन देने का भी जरूरत नहीं है, तो ये भावा भैंसुर कौन सा खेल खेल रहे हैं भाई। तो दत्त बाबू को चीढ़ पैदा होता है। तो दत्त बाबू अपनी पत्नी को कहते हैं, तो दत्त बाबू की पत्नी कहते हैं आप ही बुलाए हैं ना।
नवल नारायण को। तो फिर दत्त बाबू कहते हैं, वहां तुम क्या अपनी नौकरी छोड़ के आ गए हो और वहां परिवार भी छोड़ के आए हुए हो? तब नवल नारायण को याद आता है, ओहो, ये गाड़ी थोड़ी धीरे धीरे और थोड़ी सहूलियत के साथ चलानी पड़ेगी यहाँ पे, नहीं तो फिर कुछ वैसा ही हो जाएगा। तो नवल नारायण समझ जाते हैं कि यहाँ थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते चलने की जरूरत है। और फिर नवल नारायण वहां से वापस कुर्था लौटते हैं। जब कुर्था लौटते हैं तो महेश शर्मा जी उनसे पूछते हैं कि आप तो इतना दिन रहे और आपकी पत्नी उधर हॉस्पिटल में भर्ती है, वो उधर नसबंदी करवा रही है, आप दोनों बड़े ही गैर जिम्मेदार लोग हैं। पहले हमें लगा था आप गैर जिम्मेदार हैं, अपनी पत्नी को बता करके भी नहीं जाते हैं कि आप कहां गए हैं। आपकी पत्नी हमसे पूछने के लिए भेजती है बच्चों को, और फिर आपका बेटा बीमार होता है छोटा वाला, उसे हम दिखा के लाते हैं। आपके घर में कोई सामान नहीं है, आपने कोई सामान का इंतजाम नहीं किया। तो आप कैसे व्यक्ति हैं नवल नारायण जी? और उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपकी पत्नी पिछले 7 दिनों से जाकर हॉस्पिटल में भर्ती है, वो नसबंदी ऑपरेशन करवा रही है। और आपके जो बच्चे हैं वो पड़ोस में पल रहे हैं 7 दिनों से। तब नवल नारायण तो इसके लिए तैयार होके आए नहीं थे। तो नवल नारायण सारा ठीकरा माया के ऊपर फोड़ देते हैं। कहते हैं नहीं, उसने अगर किया है तो गैर जिम्मेदारी का काम किया है। हमसे इतना गलती जरूर हो गया है सर कि हम नया नया डेरा ठीक करके गए थे, सामान उमान सब लाए नहीं थे, और अचानक से घर से चिट्ठी आया, और चिट्ठी में जो लिखल था ना कि बाबूजी एकदम सीरियस हैं, हमारा दिमागे काम नहीं किया कि हमको घर में जाके बताना भी चाहिए। जैसे ही आपने कहा कि नहीं नहीं आप जाइए, तो बाहर गाड़ी जा रहा था, हम तुरंत बस पकड़ के चल दिए। हम जब रास्ता में पहुंचे तो हमको ध्यान आया कि घरे तो बता के भी नहीं किए। तब हमको लगा कि आप तो सर हइये हैं, आप देखभाल कर ही दीजिएगा, जो कमी बेसी होगा वो आप पूरा कर ही दीजिएगा। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, महेश शर्मा बड़े सज्जन व्यक्ति थे। और जब नवल नारायण इस तरह उनको अपना एक्सक्यूज बताने लगे तो वो मान गए। बोले आपका फिर भी गलती तो है कि एक तो सामान नहीं रखे और ऊपर से घर में बताए बिना आप चले जाते हैं, और तीसरी गलती आपकी है कि आपकी पत्नी इतनी गैर जिम्मेदार है। अगर आपको पता है तो नवल नारायण कहते हैं इसका सर हम हिसाब लेंगे, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये उसने गलती करी है। तो कुल मिला के नवल नारायण ने खुद को अपने पोस्ट ऑफिस में अपने पोस्ट मास्टर साहब के सामने सही साबित कर दिया, माया को गलत ठहरा दिया। और उसके बाद चलते हैं, जाते हैं हॉस्पिटल माया को देखने। तो जनार्दन चाचा पूछते हैं अभी तक माया लौट के नहीं आई थी। मैं बोला नहीं जनार्दन चाचा, माया लौट के आ जाती तो फिर उसको टेंशन था कि टांका कटाने के लिए कैसे आएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने कहा कि जिसके पास ऑप्शन है वो अपने घर चले जाइए, जिसके पास ऑप्शन नहीं है कि फिर टांका कटाने कैसे आएंगे, तो आप 3 दिन यहीं रुकिए। तो माया उसी क्रम में वहां रुकी हुई थी। उसको लगा कि डेरा में भी जाएंगे तो कौन हमको वहां पे खाना बना के खिलाएगा, कौन खिचड़ी खिलाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था खिचड़ी बना करके खाना है, खिचड़ी का ही भोजन मिलना है। तो माया को लगा घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम जाएंगे तो उनकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी, मुझे कौन खिचड़ी बना के देगा। तो माया को जो भोजन में वहां खिचड़ी मिल रहा था ना हॉस्पिटल में, उसकी लालच में माया वहीं पड़ी रही, बोली नहीं हमको अभी जाना नहीं है, हम सीधा टांका कटवा करके एक ही बार जाएंगे। तो नवल नारायण पहुंचते हैं, माया को पूछते हैं ये सब क्या है, नसबंदी ही कराना था तो कह देती हम करा लेते, तुम नसबंदी क्यों कराने आई। तो माया रो पड़ी, कही 3-3 गो बच्चे, और ये आपका घर, घर में न चूल्हा न चौकी, न अनाज न बर्तन, और आपको हम लोगों का फिक्र कहां है, आप तो चल दिए अपने बाबूजी को देखने, क्योंकि नवल नारायण ने माया को भी यही बताया
कि बाबूजी बहुत सीरियस बीमार हो गए थे और नवल नारायण की पत्नी माया पूरी जिंदगी इसी गफलत में जीते रही कि कुर्था से नवल नारायण दत्त बाबू की बीमारी की खबर सुनकर के बीमार दत्त बाबू को देखने गए थे। अब अगर नवल नारायण ने अपनी डायरी में यह मेंशन नहीं किया होता, जनार्दन चाचा, जो मैंने पिछली बार आपको पढ़ करके सुनाया था नवल नारायण की लिखी पंक्तियां कि उन्होंने क्या महसूस किया अपने छोटे भाई की पत्नी कांति को देख करके, और आगे भी नवल नारायण उसमें लिखते हैं, कांति को देख करके जिस तरह से मेरे चेहरे पर कांति आई, उसी तरह से कांति के चेहरे पर भी कांति आने लगी है जब मैं उससे बहुत सारी बातें करता हूं और जब मैं उसे इंजेक्शन लगाने जाता हूं। तो लगता है कि चिड़िया जाल में फंस गई है, और एक बार चिड़िया जाल में फंस जाएगी तो इस फंदे से फिर कहां पूरा जिंदगी बाहर निकलेगी। फिर तो मेरे लिए ये बहारें जिंदगी के आखिरी क्षण तक बरकरार रहेगी, क्योंकि ये घर की बात है। तो हमने देखा संजय भैया का मुंह तमतमा उठा है। तो हमने कहा रहने दीजिए संजय भैया, आप लानत नहीं भेज दीजिएगा, नहीं तो हम अभी एपिसोडवा खत्म कर देंगे। तो संजय भैया बोला ठीक बात है, हम समझ रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को काबू में रखे हुए हैं। मैं बोला तो अभी काबू में ही रहिए। तो नवल नारायण अपनी माया को यही समझाते हैं कि अब क्या करें, बाबूजी बीमार हैं तो उनकी देखभाल भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो पति पत्नी के बीच शिकवे शिकायतें घंटे डेढ़ घंटे चलती रहती हैं। नवल नारायण को लगता है हमारा गेम नहीं खुला, और माया को लगता है हम जो यहाँ पे आए थे और जिस तरह से बच्चों को छोड़ छाड़ के आए तो पड़ोसन शिकायत करेगी तो हम भी बच गए। कुल मिला के दोनों पति पत्नी के बीच फिर साठ गांठ हो जाती है। दोनों एक दूसरे की भूलों को माफ कर देते हैं वहीं हॉस्पिटल में बैठ के बेड पर बात करते करते में ही। और अब नवल नारायण आते हैं, पड़ोसन के यहां से अपने सब बच्चे ले आते हैं और पड़ोसन को समझाते हैं कि हम तो वहां चले गए थे घर, पिताजी बीमार थे और हमारी पत्नी ने गड़बड़ कर दिया। तो पड़ोसन तो पहले से ही जान रही थी कि ये जो स्त्री है वो ठीक नहीं है, और नवल नारायण ने उसका इमेज और खराब कर दिया। नवल नारायण ने कह दिया हाँ वो ऐसने औरत है, कभी कभी उसके दिमाग में भूत चढ़ता है ना, तो ऐसने उल्टा सीधा निर्णय ले लेती है, और ऐसा ही उल्टा सीधा निर्णय लेती है तब क्या करें। तो पड़ोसन पूछ बैठती है आपका उम्र कम नजर आता है, आपकी पत्नी का उम्र ज्यादा। तो नवल नारायण वहां भी गोटी खेल जाते हैं, बोले इसका कहीं ब्याह नहीं हो रहा था, इसके भाई परेशान थे, इसके भाई प्रोफेसर हैं कॉलेज में। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, आपकी जो सन की बहन है ना, जिसका दिमाग कभी कभी डोल जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो उसका हाथ हम थाम लेंगे, आप चिंता मत करिए। तो हमने इसीलिए अपने से बड़ी उम्र की इस औरत से इसीलिए ब्याह कर लिया क्योंकि इसका उद्धार करना था। इसके अंदर एक सनक है, एक पागलपन है, दिमाग से थोड़ा पैदल है। तो पड़ोसन भी कहती है सही बात कह रहे हैं, दिमाग से पैदल नहीं होती तो इस तरह 3 बच्चों को छोड़ करके अपने पति की अनुपस्थिति में अपना नसबंदी कराने नहीं चली जाती। और उनको भी यह समझ आ रहा था कि केवल पैसा लेने के लिए नसबंदी कराने माया गई होगी ये पड़ोसन, ये तो उनके पल्ले पड़ ही नहीं रहा था। अब नवल नारायण ने वहां दूसरा गुल खिला दिया। ये माया को आज तक नहीं पता कि नवल नारायण ने वहां क्या बताया है। तो संजय भैया पूछते हैं आपको कैसे पता चला रंजन बाबू कि नवल नारायण पड़ोसन को कहा समझाए। मैं बोला संजय भैया वही नवल नारायण की डायरी, मैंने आपको बताया ना कि ये घटनाक्रम अभी 1978 का चल रहा है और नवल नारायण ने 1982 तक अपनी डायरी लिखी है। 82 के बाद नवल नारायण ने डायरी लिखनी बंद कर दी थी। तो नवल नारायण की डायरी से 1982 तक के सारे तथ्य मेरे सामने डायरी में मिल जाते हैं, और उसके बाद की बातें मेरी आंखों देखी हैं, उसके पहले की भी कुछ आंखों देखी हैं जो स्मृतियों में शायद ठहरती ना हो।
जनार्दन चाचा कहते हैं कि इसीलिए आप पूरा नवल नारायण का रग-रग से वाकिफ़ हैं। मैं बोला बिल्कुल जनार्दन चाचा। अब नवल नारायण ने उस पड़ोसन को क्या कह कर के अपनी सफाई दी, अपना गुड बुक में उसके नाम लिखवा लिया और अपनी पत्नी के बारे में क्या बोला कि उसका दिमाग सनका हुआ है। इसीलिए उसका ब्याह नहीं हो रहा था। तो अब पड़ोसन हमेशा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेगी माया के साथ, क्योंकि उसे पता है कि ये एक पागल स्त्री है। अर्ध विक्षिप्त जिसको कहिए, नवल नारायण ने अर्ध विक्षिप्त के रूप में माया का परिचय कराया, और सिर्फ वही नहीं कराया, नवल नारायण उसके बाद जहां जाते हैं वहीं अपनी पत्नी के बारे में कुछ ऐसा ही कहते हैं, क्योंकि उनको हर जगह ये छुपाना है। कोई भी दोस्त देखेगा तो कहेगा अपनी से बड़ी उम्र की औरत से काहे ब्याह किए। तो नवल नारायण को ये बताने में सुविधा होगी क्यों किए। तो नवल नारायण को वहां से एक बहाना मिल गया कि अपने सोशल स्टेटस में जहां कहीं भी लगे कि ये बात उठ सकती है कि पत्नी का उम्र ज्यादा है, आपका कम है, तो जब तक ये बराबरी टाइप कुछ दिखता नहीं है मामला। अब नवल नारायण को लगता था जब हम दोनों 40-40 के हो जाएंगे, चलो माया 52 की हो जाएगी, मैं 40 का हो जाऊंगा, तब शायद एक जैसा हम दिखने लगेंगे। लेकिन जब तक जुआवस्था में है, माया हमसे बूढ़ी दिखती है। जब भी कोई सवाल पूछे तो हम यही कह देंगे कि माया अर्ध विक्षिप्त है, इसके भाई परेशान थे, इसका कहीं ब्याह हो नहीं रहा था, हमने इनके ऊपर एहसान किया है ब्याह करके। तो अंत में वो दिन भी आ जाता है जनार्दन चाचा, जब माया हॉस्पिटल से लौट के घर आती है। अब पड़ोसन का व्यवहार बदला हुआ है। जो पड़ोसन बहुत गुस्से में हॉस्पिटल में माया से मिलने गई थी, अब वो पड़ोसन जान गई है कि ये अर्ध विक्षिप्त महिला है, इसका पति खुद बता रहा है तो सही बात ही होगा, तो वो उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखती है। वो उससे कोई भी फालतू के प्रश्न नहीं करती। जैसा कि उसकी बेटियां वहां पूछने लगी थी, वो खुद भी पूछने लगी थी बहुत सारे प्रश्न, तो अब उसके सारे प्रश्नों का उसको उत्तर मिल गया है। और जब माया हॉस्पिटल से लौट के आती है तो देखती है कि आंगन में 2 जगह टॉयलेट किया हुआ है। तो पूछती है कि ये कैसे। तो बताता है वो बड़ा लड़का कि जिस दिन तुम हॉस्पिटल चली गई थे उसी दिन अरनौआ 2 बार टॉयलेट किया था। अब पखाना रूम तक तो खोलने जाने की भी कुबत नहीं थी, क्योंकि जो दरवाजे बंद थे वो खोल के जाते कैसे टॉयलेट तक। अरनौआ ने आंगन में ही टॉयलेट कर दिया था, और अरनौआ को अपना टॉयलेट करने के बाद धोना भी नहीं आता था, तो वैसे ही पैंट पहन लिया था। और छोटे वाले ने भी 1-2 बार पैंट में ही कर लिया था, उसको भी धोने की किसी को कुबत थी नहीं, ना अकल था। तो छोटे वाले का तो पैंट वैंट बदलवा दिया था बाद में उन्होंने, बाद में अरनौआ का भी बदलवा दिया गया। लेकिन पहले तो अरनौआ 2 दिन तक ऐसे ही रहा, टॉयलेट किए हुए घूमता रहा। जब माया ने ज्यादा प्रश्न किया तो माया को ये सब बातें पता चली कि 2 दिन तक तो अरनौआ पैंट नहीं बदला, नहाया नहीं, फिर 2 दिन बाद वहां चाची ने इसको नहवाया था तो पैंट बदलाया। और जो बकलेसवा था, तो बकलेसवा का तो पैंट फिर जैसे ही वो लोग अपने घर ले गए थे तो उनको पता चला ये टॉयलेट किए हुए है पैंट में ही, तो उसका तो बदलवा ही दिए थे। तो माया पड़ोसन को थैंक्स कहती है कि आपने हमारे बच्चों का देखभाल किया, 5-6 दिन इनको रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब पड़ोसन को तो पता चल ही चुका है कि अर्ध विक्षिप्त महिला है, नवल नारायण ने तो परिचय माया का ऐसे ही दे ही दिया है। तो अब उनको लगता है ये औरत जो कुछ भी कहे करे, बस इसको खुश रहने दो भाई, इसको अपनी दुनिया में, हम लोग को क्या लेना देना है। हाँ, जितनी देर के लिए सामने पड़ जाए, जब कभी भी बातचीत हो तो मुस्कुरा के ही इसको जवाब दे दो। इसको किसी तरह ये फील नहीं आने देना है कि हम लोग जान गए हैं, नहीं तो कहीं इसको पागलपन का दौरा उखड़ गया तो, क्योंकि नवल नारायण ने यह भी डरा दिया था कि ऐसा ही उल्टा सीधा हरकत करती है और हम उसको डांट भी नहीं पाते हैं, हमारी जिंदगी एकदम नरक बना हुआ है इसके कारण।
तो जनार्दन चाचा बोले नवल नारायण ना झूठ बोले में भी एक नंबर के उस्ताद हैं। मैंने नवल नारायण इन सब चीजों के उस्ताद हैं। नवल नारायण अपनी सुविधा अनुसार कहीं कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, किसी का भी इमेज खराब कर सकते हैं अपने इमेज को उठाने के लिए, और अपने आप को समाज के सामने अच्छा बनाना है और कैसे अपने आप को अच्छा बना के प्रोजेक्ट करना है, इसमें महारत रखते हैं। उसके लिए ना अपने घर के किसी परिवार की इज्जत की परवाह है, ना घर की परवाह है, ना अपने साथ जुड़े हुए किसी व्यक्ति की परवाह है। तो संजय भैया बोले ये तो दिख ही रहा है। तो मैं बोला नवल नारायण की ये जिंदगी यहां से ऐसे ही शुरू होती है, उनका व्यवहार अपने परिवार के प्रति ऐसा ही रहता है। तो जनार्दन चाचा पूछे नवल नारायण फिर आओ बर्तन उर्तन जो कम था वो सब लाए कि नहीं। मैं बोला अब आपको आगे तक की बात भी बताते हैं जनार्दन चाचा और संजय भैया। नवल नारायण के पास जितने बर्तन ला के दिए थे उसी में काम चलता रहा। केवल रोटी बनाने के लिए उन्होंने एक लोहे का तवा होता है वो ला दिया, चकला बेलन ला दिया, बस 2-3 गिलासें ला दी। अब नवल नारायण के घर में खाना बनता है, एक ही थाली है, माया उसी से ढक के थाली में, उसी थाली से चावल बनाती है तसले में, उसका माड़ पसाने के लिए भी उसी थाली का इस्तेमाल करती है। उसके पहले माया उसी तसले में दाल बनाती है और दाल को कटोरे में उलट लेती है। उसके बाद उसी तसले में चावल बनाती है और खाने के लिए एक ही थाली। अब माया का देखिए चरित्र। माया कहती है सबसे पहले नवल नारायण को खाना खाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले घर के मालिक और घर के बड़े आदमी को खाना खाना चाहिए। और डखाना में कुछ संजय भैया को पता है जनार्दन चाचा। मैंने जनार्दन चाचा को बताया कि बीमाकृत लिफाफा आया करता था उन दिनों, अभी भी आता होगा। तो नवल नारायण से माया ने जब पूछा कि दाल ढकने के लिए हमको कुछ नहीं मिलता है बर्तन, चावल ढकने के लिए भी नहीं मिलता है, बहुत कहने सुनने के बाद नवल नारायण ने एक छोटी सी कड़ाही ला दी थी। तो माया ने कहा जब इसी थाली में खाना देने लगते हैं तो दाल भी उघार, सब्जी भी उघार, चावल भी उघार, क्योंकि यही एक थाली है। अब ये एक थाली कितने की इज्जत बचाती। अब या तो चावल ढका जा सकता है या दाल, या फिर कड़ाही जिसमें सब्जी बनी है। नावल नारायण कहते थे ये सब्जी बनाना जरूरी है, चोखा बना लिया करो। तो माया पूछी चोखा भी बना ले तो रखने का जगह होना चाहिए ना। तो नवल नारायण ने बताया मेरे पास अभी इतना पैसा वैसा नहीं है कि हम और बर्तन खरीदें। कड़ाही से उलट करके दाल ढक लिया करो कटोरे को, रोज रोज सब्जी बनाना जरूरी नहीं है। और चावल तो ढका रहता है ये थाली से, जब खाना निकाल के दिया करो। तो उस वक्त में ये पोस्ट ऑफिस से उन्होंने कई बीमाकृत लिफाफे बड़े बड़े इनवेलप्स होते हैं जिसमें कुछ सामान पैक करके बड़े बड़े किताब मैगजीन ऐसे टाइप जाया करते हैं। नवल नारायण ने वो खाली लिफाफे ला करके दे दिए। बोला ये लिफाफा से ढक लिया करो, और लिफाफे 40-50 की संख्या में लाकर रख दे, बोले इनका प्रयोग करो। अब माया दाल भात चोखा बनाती रोज, रोज का मेनू माया का फिक्स हो गया दिन का। और माड़ पसा लिया जाता। अब सबसे माया का तरीका देखिए, माया काम कैसे करती है, मैं जनार्दन चाचा को यह समझाने के लिए बताता हूं। तो संजय भैया कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप बोले हैं कि माया ऐसा महारत हासिल रखती है कि वो वही परिणाम निकाल लेती है जो वो चाहती है। मैं बोला बिल्कुल माया इसी में महारत हासिल रखती है। माया ने जो ठान लिया है कि ऐसे होगा, अब माया आपको घूम फिर के उसी परिणाम तक पहुंचा देगी। माया का एक गुण है, कोई भी घटना अगर कुछ घटा है तो उससे अपेक्षित परिणाम जैसा वो चाहती है कि इस घटना को घटा हुआ मैं बताऊं तो सुनने वाले पर क्या रिएक्शन हो,
वो जैसा चाहती है वो उसी के अंदाज में उस घटना को इतने घुमा घुमा करके बताएगी कि आप उसी तक पहुंचेंगे। माया इसमें महारत हासिल रखती है और माया के पास तर्क एक से बढ़ के एक है। अब इसके उदाहरण स्वरूप में मैं आपको ही बताता हूं कि अब दाल भात चोखा माया ने बनाया है, तो माया ने निर्धारित किया कि सबसे पहले घर के मालिक और बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको खाना खिलाना है। तो नवल नारायण खाने बैठ गए। थाली एक ही है, बाकी सब बैठ के ताकेंगे अभी, क्योंकि जब वो थाली खा लेंगे नवल नारायण तो धुलेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इस तरह से एक के बाद एक नंबर आना है। बाकी लोग इंतजार में है अपने नंबर के, कतार में खड़े हैं। तब माया क्या करेगी, खाना निकाल देगी ज्यादा। अब ज्यादा निकाल देगी, नवल नारायण खाना खा करके चलते बनेंगे, थोड़ा जूठन छोड़ जाएंगे। अब जो थाली में जूठा पड़ा होगा, माया बोलेगी ये जूठा कोई खाएगा, तोहनी तो नहीं ना खाओगे, आओ। अपने छोटा बेटा को लेके बैठ जाएगी बकलेसवा को, इसी में हम थोड़ा सा ले लेते हैं, आओ बकलेसवा के खिला दे, हम खा के इसको थाली को मांजते हैं, तब तुम लोगों को देंगे। आप दोनों बच्चे बैठ कर मुंह ताक रहे हैं। अब माया का भोजन पूरा हो गया बकलेसवा के साथ मिलके, नवल नारायण के छोड़े हुए जूठे में। अब उसके बाद माया थाली धो करके लाएगी। उसके बाद कहेगी एगो घर के बड़ा आदमी को दिए थे ना अभी, सबसे घर के बड़ा आदमी पापा को खिला दिए, तो अब जो घर का सबसे छोटा है, जाहिर सी बात है बकलेसवा तो खा लिया मम्मी के साथ, और बकलेसवा इतना छोटा भी है कि अभी वो पूरा खाना पे डिपेंड भी नहीं है। तो अब किसका नंबर आया, अर्नौआ का नंबर आ गया। एक सबसे बड़ा खाए थे, और दूसरा ये छोटा खाने वाला इंतजार कर रहा है, इसको मिलना चाहिए ना। तो कुल मिला के माया के हिसाब से ये जो बड़का रंजितवा है उसका नंबर हो गया आखिरी। जब सब खा लेंगे, सब निपट लेंगे, तब फिर से बहुत देर तक अर्नौआ खाता रहेगा, खेलता रहेगा। रंजितवा इंतजार में बैठल है कि थाली माया देवी मांजेगी, पहले तो ये खा लेगा, खाई में भी 45 मिनट लगावेगा खेल करते हुए। वो इंतजार में बैठल है कि हमको इसके बाद खाना मिलने वाला है। तब तक क्या होगा, चावल किसे ढका हुआ है, वो बीमाकृत लिफाफा से। दाल किसे ढक दिया गया है, कभी कड़ाही से और कभी वो भी बीमाकृत लिफाफा से। और चोखा जो बनाया गया है वो किस पे रखा गया है, क्योंकि रखने के लिए कोई बर्तन नहीं है, तो वो भी वो बीमाकृत लिफाफा एक जमीन पे रखा हुआ है, उसके ऊपर रख दिया गया है चोखा। अब जो चावल का भाप उठ रहा है ना, उसे वो बीमाकृत लिफाफा का बीमाकृत ली, ये सब पिघल गया है, पिघल गया है पूरी तरह से, पानी से सराबोर हो गया है। अब वहां खाली फाफा बचल है, कागज सब गल गए हैं, वो गल के उसी में चूने शुरू हो गए हैं, वो जो लिफाफा के पैकेट है। और जो चोखा रखी है माया ने, वो बीमाकृत लिफाफा पे हर जगह छपा रहता है बीमाकृत लिफाफा, तो जहां पे वो चोखा बेचारा पड़ा होगा, अब ऊपर से तो वो चोखा तोड़ तोड़ के उसमें से निकाल निकाल के दिया जा रहा है। पहले नवल नारायण को मिल चुका है, फिर माया ने ले लिया है, उसके बाद अब अर्नवो का नंबर आ गया है। अब जो आखिरी जो बचा हुआ चोखा है, जब वो रंजितवा को मिलेगा तो रंजितवा देखेगा कि चोखा के नीचे जो है ना, वो बीमाकृत कभी छपल है, कभी लिफाफा छपल है, कभी फाफा छपल है, क्योंकि वो चोखा के साथ पिघल करके वो भी साथ में आ गया है। मैंने देखा जनार्दन चाचा और संजय भैया एकदम गौर से इस कहानी को सुन रहे थे और गुस्सा उनके चेहरे पर तैर रहा था। तो हमने उनको छेड़ना उचित नहीं समझा, नहीं तो लगा ये लानत भेज देंगे तो कहानियां खत्म हो जाएगा। तो हमको जो कंक्लूड करना था हमने उनको बताया कि जनार्दन चाचा और संजय भैया, ये क्रम रोज के रूटीन में जारी रहा। ऐसे ही माया की जिंदगी कटती रही, ऐसे ही खाना चलता रहा, ऐसे ही वो बालक देखता रहा। और जिस किसी दिन नवल नारायण नहीं होते, अब जब कह के आए थे कि गदाईपुर में वहां दत्त बाबू का तबीयत खराब है, तो बीच में कभी कभी उन्हों राउंड लगाते थे, एक आध दो दिन फिर से गदाईपुर घूम आते थे।
अब क्यों घूम आते थे तो आपको पता ही है कि कांति के चेहरे पर कांति देखने के लिए जाया करते थे, और पता था उनको कि दिन को भाई साहब तो स्कूल में होंगे, बाबूजी भी कहीं इधर उधर स्कूल में होंगे अपने, तो हम जाएंगे कांति से मुलाकात कर लेंगे और घूम घाम के चले आएंगे। और इस बीच में कांति का पुत्र जन्म हो ले लिया था, पहला पुत्र, तो उसका न्योता भी देने जाना था, और बाद में उस बेटे का हालचाल देखने जाना है, उस भतीजे का जो कांति का पुत्र पैदा हुआ है। अब कांति का पुत्र तो ऐसे नवल नारायण का ही पुत्र है, ये तो समझ में आ ही रहा है आप सबको। हालांकि असली नवल नारायण का पुत्र नहीं है, लेकिन नवल नारायण के कांति के साथ रिश्ते वही हैं। तो संजय भैया पूछते हैं इधरों कहीं नवल नारायण का 50-50% का चांस बना था का? मैं बोला नहीं जनार्दन चाचा, इस बार तो नहीं बना था ना, क्योंकि नवल नारायण कांति के गर्भावस्था में गए थे ना इंजेक्शन देने। लेकिन हाँ, भविष्य के गर्भ में है कहानी। बाद में ये जो वीरेंद्र बिल्लू की पत्नी है और 4 बच्चों की मां बनती है, उसमें 2 में 50-50% का चांस है कि नवल नारायण भी वहां थे। तो जनार्दन चाचा हंसने लगे। तो हमने कहा जनार्दन चाचा यही नवल नारायण का असली चरित्र है, लेकिन हम जो कहानियां बता रहे थे उस पर अभी आते हैं, तो भविष्य के गर्भ में जब आएगा तो बताएंगे। अब जब नवल नारायण घर में नहीं रहेंगे तब देखिए माया का गणित कैसे चलेगा। अब माया कहेगी अब जब पापा घर में है नहीं है तो खाना बनाए तो सबसे पहले नीचे से मौका मिलना चाहिए ना छोटा को। तो सबसे पहले अरनौआ खाएगा क्योंकि अरनौआ सबसे छोटा है। और जब अरनौआ खा लेगा तो बोलेगी ये बकलेसवा कखनी से देखा ही था, ये खाए ला मांगे थे, से बकलेसवो के खिला देना, थाली तो एक ही है। तो अब बकलेसवा का खाना निकलेगा और साथ में माया देवी अपना भी निकाल लेगी। तो अब बकलेसवो निपट लिया, माया देवी भी निपट ली। अब फिर तीसरा नंबर किसका आया सबसे अंत में? रंजितवा। रंजितवा की किस्मत में फिर वही बीमाकृत लिफाफा का जो चोखा जो लिपटा हुआ है, कभी उसमें बीमा नीचे छपा हुआ है, कभी लिफाफा, और जो बचा खुचा नीचे चोखा बच जाता है वही उसे मिलना है। अगर दाल बच गई तो मिल जाना है, नहीं मिली तो थोड़ा सा मिला हुआ है, उसमें माया देवी क्या करेगी, थोड़ा सा और पानी मिला देगी, कहेगी दाल कम गया क्या करें, अवंत में कम बचा है, थोड़ा सा इसमें पानी डाल लो। तो रंजितवा को वहीं से समझ में आ गया था कि नवल नारायण रहेंगे तो नंबर ऊपर से लगेगा, नवल नारायण नहीं रहेंगे तो नंबर नीचे से लगेगा, हमारा नंबर कुल मिला के अंत में आना है। सारा कॉम्प्रोमाइजिंग वाला जो परिस्थिति है ना, वो माया देवी का गणित कुछ ऐसा फिक्स था कि वहां वो रंजितवे पे आके आखिरी नंबर पे ठहरेगा। और ये वही दिन नहीं रहा, उसके बाद पूरा जिंदगी रहा। तो रंजितवा को वहीं से अभ्यस्त हो गया था। रंजितवा समझ गया था कि माया देवी के खेल से हम जीत सकते नहीं है। वो 5 साल का बालक क्या जीतता, कहा वो 38 साल की माया 40 साल की, और कहा वो 5 साल का बालक। तो उसके तिरिया चरित्र के सामने उसका चरित्र कहां बेचारे का कुछ चल पाता। तो जैसे माया नचाती थी वो नाच रहा था, क्योंकि उसके पास कोई चारा ही नहीं था। तो जनार्दन चाचा बोले रंजन बाबू आपके ये कहने से हमको माया का असली चरित्र समझ में आया। मैं बोला जनार्दन चाचा माया का असली चरित्र यही है। नवल नारायण को भी ये खेल पता नहीं है कि हमारे घर में ये क्या खेल होता है, क्योंकि ये भेदभाव माया को पता है कि ये मेरा औलाद, मेरी औलाद तो है नहीं, हम तो इसको अपनी बहन की औलाद को उठा लाए हैं अपनी गृहस्थी बचाने के लिए। तो माया खुल करके घर के अंदर जो खेल कर सकती है वो करती रही। बकलेसवा और अरनौआ इनका नंबर पहले आना चाहिए, और अगर कुछ बचा खुचा इस तक पहुंच जाता है रंजीतवा तक तो कोई बात नहीं। और वो बालक उसी वक्त से 5.5 साल की उम्र से ही, 5 साल की उम्र से ही देख रहा है जो होते हुए अपने साथ, तो वो समझता है। और उसके संस्कारों में भी ये नहीं है, क्योंकि संस्कारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अपने माता पिता के जिन संस्कारों को लेके वो बालक पैदा हुआ है, तो वो इसके लिए विरोध भी नहीं जताता है, वो शांति से जो जैसे हो रहा है उसे देखते रहता है।
जानते रहता है, समझते रहता है, आवाज नहीं उठाता, इसलिए क्योंकि ये आवाज उठाने वाली बातें नजर नहीं आए उस बच्चे को। उसे लगा जो जैसे हो रहा है सब ठीक है। यही इनका न्याय कहता है तो यही न्याय सही, क्योंकि उसके खाने में रोज चोखा कम जाता है, उसके खाने में रोज दाल कम जाता है, और माया को पता है कि आखिरी व्यक्ति खाने वाला उसे ही बनाना है। और सिर्फ ये खाने की ही बात नहीं रह गई, ये तो मैंने एक उदाहरण देकर के बताया। आगे बहुत सारी चीजों में हम बताएंगे जनार्दन चाचा और संजय भैया आपको, कि ये क्रम हर उस चीज में जिसके बंटवारा की जिम्मेदारी माया के ऊपर डाल दी गई। और जाहिर सी बात है, नवल नारायण तो बाहर काम करेंगे तो बंटवारा का काम तो घर में जो कुछ भी सामान है वो माया ही करेगी ना। तो माया के हाथ में जैसे ही कोई शक्ति आई, कोई पावर आया, कोई चीज का बंटवारा करने का आया, तो वहां रंजितवा का नंबर फिर तीसरा ही होगा। कहने को रंजितवा नवल नारायण का सबसे बड़ा पुत्र है, लेकिन लाभार्थी के रूप में जो माया देवी उसे देने वाली है वो नंबर तीसरा होगा। बकलेसवा को लाभ मिल जाएगा क्योंकि वो छोटा है, अरनौआ को मिल जाएगा क्योंकि अरनौआ ताकते मुंह थोड़ी रहेगा, लेकिन मुंह ताकने की जिम्मेदारी लेकर के कौन आया है? ये रंजितवा, जिसके मुंह ताकते रहने से माया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माया ने उसे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है। अपनी गृहस्थी बचाने के लिए वो अपने बहन के उस बच्चे को उठा भले ही लाई थी, लेकिन अब उसके लिए कौन सी ममता, अब उसके लिए कौन सी पीड़ा। तो जनार्दन चाचा कहते हैं इसके लिए सबसे बड़ा दोषी वो हंस नहीं है। मैंने बोला बिल्कुल सही कह रहे हैं जनार्दन चाचा, इसके लिए सबसे बड़ा दोषी वो हंस है, और इसके लिए हंस को कम से कम 100 टुकड़ों में काट के फेंक देना चाहिए। ये नहीं किया गया। हंस अपनी मौत मर गया, और हंस जो मौत, अपनी बुरी मौत मरा, हंस की जो गत हंस के भाई कंस ने करी, जिसको वो अपना बेटा बना के मानता था, बेटा की तरह समझता था, और कहता था भाई भाई कोई झगड़े की चीज है, उस कंस ने हंस की हर वो गति कर दी, क्योंकि हंस ने भाग्य विधाता बनने की कोशिश करी थी, लेकिन कर्म किसी को छोड़ते कहां है। इस बालक के साथ जो अन्याय हंस ने किया था, भाग्य विधाता बनने की कोशिश करी थी, अपनी एक बहन को एक सिंपल छोटी सी मदद देने के लिए कि उसका पति हॉस्पिटल में भर्ती है 3-4 सालों के लिए, और उसके क्रम में उसके बच्चे को छीन करके माया की गोद में दे देता है, और कहता है इस सच को कभी नहीं खुलने देंगे हम। तो हंस ने उसकी कीमत चुकाई, क्योंकि दुनिया कर्म प्रधान है, और कर्मों की गति इतनी न्यारी है कि अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। और हंस जैसी बुरी गति से मृत्यु को प्राप्त हुए, ऐसी गति किसी भी भले इंसान को नहीं होती, किसी भी साधु इंसान की नहीं होती। जनार्दन चाचा और संजय भैया बोले बिल्कुल सही बात कह रहे हैं रंजन बाबू, हंस को लानत है, कंस को लानत है, नवल नारायण को तो लानत है ही, ये माया को तो बहुत ही लानत है। मैं बोला दत्त को भी तो लानत है उधर, वो दत्त बाबू। तो बोले दत्त बाबू को लानत है, और ये जो दत्त बाबू की दूसरी बहू आई है, ये जो बीरेंद्रा की मौगी कंतिया, इसको लानत नहीं है। मैं बोला इसको भी लानत है, क्योंकि कांति के चेहरे पर अब जो है अपने भैंसुर नवल नारायण को देख के कांति आने लगी है, क्योंकि नवल नारायण ने वहां तीर छोड़ा, और वो तीर सीधे कांति के दिल में लगी। तो जनार्दन चाचा बोले यहां भी अवसर दिलवाने वाले ये दत्ते बाबू न हैं। मैं बोला ये बात आप सही कह रहे हैं जनार्दन चाचा, आप बिल्कुल सूक्ष्म भावों को पकड़ लेते हैं। निश्चित रूप से दत्त बाबू ने अगर नहीं बुलाया होता, अवसर नहीं दिया होता, तो नवल नारायण को यह अवसर यहां पे नहीं मिलता। अवसर दिलाने वाले दत्त बाबू हैं, और जब एक बार अवसर दिला दिया है तो दत्त बाबू के हाथ से गाड़ी आगे निकल चुकी है। फिर इस अवसर का फायदा पूरा जिंदगी कैसे उठाते हैं, ये अब दत्त बाबू के निर्णय में नहीं है, ना ये वीरेंद्र और बिल्लू के नियंत्रण में रह गया।
और आगे जब कहानी ये चलेगी तो हम आपको बताएंगे कि पूरे परिवार के विरोध के बावजूद पूरा परिवार नवल नारायण का, ये तीनों पुत्र और माया अपना पूरा जोर लगा देते हैं कि नवल नारायण का वीरेंद्र से कोई रिश्ता ना रहे, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में ये रिश्ते ऐसे करवट लेंगे। लेकिन नवल नारायण वहां अपने रसूख का जोर दिखाते हैं, घर का कमाऊ सदस्य मैं हूं, जो मेरे मन में आएगा वो मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके बारे में नवल नारायण की माया खुद, ये भविष्य के गर्भ में है कहानी, नवल नारायण की माया खुद ही कहती है, जब कोई भी बच्चा पूछता है पापा कहां गए हैं, तो कहती है आंख सेकने गए हैं बिल्लुआ के यहां, आंख सेकने गए हैं वीरेंद्रा के यहां। जहां नवल नारायण को देख, नवल नारायण कांतिया को देख करके वो बिल्लुआ की पत्नी को आंख सेका करते, ये उद्गार माया के हैं, ये भविष्य में आएगा कहानी। संजय भैया और जनार्दन चाचा कहते हैं बहुत बड़का साला हरामखोर है ये सब। मैं बोला बहुत बड़ा वाला हरामखोर है, एक नहीं पूरा खानदान, और ये खानदानी चरित्र आपके सामने है। आज श्री नवल नारायण कथा की इसीलिए आवश्यकता पड़ गई बताने की दुनिया के सामने, ताकि ये जो रसूखदार दिखते हैं, ये जो सफेद पोश दिखते हैं आपको, इनके पीछे की असली सच्चाई क्या है ये समाज को पता तो चले। तो संजय भैया कहते हैं चलिए रंजन बाबू, हम लोग तो लानत भेज रहे हैं, अब आप कहिएगा कि एपिसोडवा खत्म करने से पहले हम आवेंगे लघु शंका करके। मैं बोला बिल्कुल जनार्दन चाचा और संजय भैया, ये नियम है, नियम का पालना हम अवश्य करेंगे। और अब हम आगे की कहानी आपको बतावेंगे आज श्री नवल नारायण कथा में, इसके 28वें अंक में। तो आज का एपिसोड खत्म करते हैं। तो जाते जाते जनार्दन चाचा पूछते हैं अभी उन्हें हंस का ब्याह हुआ है कि नहीं। बोला हंस जी का तो ब्याह हो ही गया था। तो नहीं, बोले बोले सॉरी सॉरी कंस का। मैं बोला अरे कंस का ब्याह अगला एपिसोड में करा देते हैं, आप कह रहे हैं तो अगले एपिसोड में जब हम आएंगे तो आपको कंस के ब्याह की भी कहानी बता देंगे। समय आ गया है कंस का भी ब्याह हो। तो संजय भैया बोले चलिए इंतजार रहेगा, जाइए जल्दी लघु शंका करके आइए, और आते वक्त चाय कॉफी कुछ इंतजाम करवा के आइएगा, ताकि कहानी सुनने का मजा 4 गुना हो जाए। मैं बोला बिल्कुल जनार्दन चाचा और संजय भैया, मैं अभी आता हूं तो आपको आगे की कहानी बताता हूं। तब हमारे सब व्यूअर्स हैं समझदार, उनको पता है कि अब रंजन कुमार जी भाग जाएंगे कह के सप्रेम नमस्कार, और अगला एपिसोड में बतावेंगे कहानी फिर आगे के। लेकिन जाते जाते फिर से आपको याद दिला दे, बहुत बार से आपको याद नहीं दिला रहे हैं, और आपको याद भी है लीगल वार्निंग क्या है, कि इस कहानी का किसी भी जीवित मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी ह्यूमर के लिए है, मनोरंजन के लिए लिखा गया है, लेखकीय कल्पना समझा जाए, और अगर किसी व्यक्ति के जीवन के साथ इसका कोई संबंध आपको नजर आता है तो लेखकीय कल्पना माना जाए। लेकिन अगले पंक्ति में इसके मैं अपने सभी पाठकों से ये पाठकीय निवेदन करता हूं, ये जो व्यूअर्स हैं उनसे ये निवेदन करता हूं कि आपको सबसे ज्यादा अगर कहानी आप किस लिए सुन रहे हैं, ताकि आपको मजा आए। अगर आपको मजा लेना है तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं ये अक्षरशः सत्य है, और ये सारे चरित्र धरती पे कभी ना कभी कहीं ना कहीं मौजूद रहे हों। और मैं ये भी छोड़िए, आगे आपको इससे भी आगे कहूं, अगर ये वर्तमान में ही कहीं धरती पर सब मौजूद हो, एक आध दो को इधर उधर टपक गए हो, आपको ज्यादा मजा आएगा ना। आपको सबसे ज्यादा मजा तब आएगा जब आप ये कल्पना करेंगे कि नवल नारायण भी कहीं पढ़ करके अपनी कहानी खुद ही सुन रहा है आज। तो आप जब अपना समय गंवा रहे हैं, अपने जीवन की सांसें दे करके इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको अवसर मिलना चाहिए ना कि ज्यादा से ज्यादा इसका आनंद लूटें। तो ज्यादा से ज्यादा आनंद लूटने के लिए आप ये मान के चलिए कि ये सब कहीं ना कहीं जिंदा हैं, धरती पर रेंग रहे हैं कीड़े की तरह, और आप इनकी कहानी सुन रहे हैं, और आपके साथ ये भी सुन रहे हैं अपनी कहानी, जिन जिन का यहाँ पे नाम आ रहा है। लीगल वार्निंग क्या है वो आपको पता है, लेखकीय उद्घोषणा क्या है वो आपको पता है,
लेकिन आपको मजा लेने के लिए मान के चलना पड़ेगा कि ये सब जिंदा है और सब अपनी अपनी कहानियां सुन रहे हैं। तो पता है जनाब कि आप हैं इस वीडियो चैनल पर जिसका नाम है लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार, और मैं हूं रंजन कुमार, ये तो आपको पता ही है। और आपको यह भी पता है कि मैं कह के चला जाऊंगा सप्रेम नमस्कार। आज है बुधवार, इसका अगला अंक आवेगा शुक्रवार को, 28वां अंक। तो तब तक के लिए चलिए आप विदा लेते हैं। सप्रेम नमस्कार।